हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान के चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता के पार्ट 4 को। आज का हमारा पहला टॉपिक है आयनन ऊर्जा तथा आयनन एंथैल्पी, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आयनन ऊर्जा क्या होता है। आयनन ऊर्जा को समझने के लिए हमें लेना पड़ेगा किसी तत्व का एक विलग गैसीय परमाणु। अब देखिए, विलग गैसीय परमाणु क्या होता है, तो जब हम लोग किसी तत्व का एक परमाणु लेते हैं, यानी जो किसी से न जुड़ा हो, उसे हम लोग विलग परमाणु कहते हैं। और जब उसको हम लोग अकेले लेंगे तो उस समय वो गैस की अवस्था में रहेगा। तो हम लोग एक परमाणु ले लेते हैं। आप जानते हैं परमाणु के बीच में होता है नाभिक और चारों तरफ इसके होते हैं कोष, और इन कोषों में होता है इलेक्ट्रॉन। इन सब कोषों में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ये आप जानते हैं। अब ये जो परमाणु है, देखिए ये क्या है, ये है बिल्कुल विलग। ये विलग है, यानी किसी से जुड़ा नहीं है ये परमाणु। और साथ में ये किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है, गैसियस स्टेट में है, क्योंकि अगर विलग होगा, किसी से नहीं जुड़ा होगा, तो किस अवस्था में होगा? गैस अवस्था में। अब ऐसे कंडीशन में आप सोचिए कि अगर इसके अंतिम कोष से यानी सबसे बाहरी कोष से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाहर, तो आप क्या करेंगे? आप इसके लिए क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको इसको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। इस इलेक्ट्रॉन को आपको देनी पड़ेगी एनर्जी। जैसे ही आप एनर्जी देंगे, वो वहां से निकल के कहां चला जाएगा? बाहर। तो जैसे ये बाहर निकलेगा, वैसे ही अब ये परमाणु जो है, परमाणु नहीं रह जाएगा। ये किस में बदल जाएगा? आयन में बदल जाएगा। यानी इसका क्या हो जाएगा? आयनन हो जाएगा। तो यही बस सिंपल सी है कि आपने ये जो एनर्जी दी है, जिससे इसके बाहरी कोष का एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया है, वही दी गई एनर्जी जो होती है, वही कहलाती है आयनन ऊर्जा। इसको ही हम लोग कहते हैं आयनन ऊर्जा। और आयनन ऊर्जा को हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं? आयनन ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं आई से। जनरली इसको हम लोग आई से भी प्रदर्शित कर देते हैं, आई से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों सिंबल है, तो हम लोग यहाँ आई से प्रदर्शित करेंगे। आई मतलब आयनाइजेशन और ई मतलब क्या हो गया? एनर्जी। तो ये कहलाएगा आपका आयनन ऊर्जा। अब इसकी एक्यूरेट परिभाषा देनी है तो कैसे देंगे? हम लोग इस तरह देंगे कि किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु के वाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग कहते हैं आयनन ऊर्जा। एकदम सिंपल सी परिभाषा है। विलग गैसीय परमाणु है, इसके वाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप इसको जो ऊर्जा देंगे जिससे इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बाहर निकल जाए, वही दी गई ऊर्जा होती है आयनन ऊर्जा। इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी दर्शाते हैं। यहाँ पर कोई परमाणु है, मान लीजिए हमने मान लिया ए परमाणु है। ए परमाणु को दे दिया जाए कुछ ऊर्जा, और कुछ ऊर्जा देने के बाद ये जो है, कुछ ऊर्जा देने के बाद जो है कि यहाँ से जो है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो ऐसे समय में ये जो दी गई ऊर्जा है, यही कहलाती है आयनन ऊर्जा, यानी ये कहलाती है आई। ठीक है, तो इस तरह हम सिंपली इसको दर्शा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये तो हो गई आयनन ऊर्जा की बात। अब बात करते हैं कि ये आयनन एंथैल्पी क्या है। इसको समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपके सिलेबस में वर्तमान में है वो आयनन एंथैल्पी ही है, यानी इसी पर ज्यादा फोकस आपको करना है। तो आयनन एंथैल्पी से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी, इसको जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो हम लोग एंथैल्पी जो है क्लास 11 का एक चैप्टर है ऊष्मागतिकी, जहां बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। इतनी बार वहां एंथैल्पी पढ़ेंगे कि एंथैल्पी आपके लिए एकदम सरल, एकदम कॉमन वर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, ताकि इस चैप्टर में भी आप एंथैल्पी को समझ सकें। तो देखिए, होता क्या है, अगर हम लोग कोई सिस्टम ले लिए, कोई तंत्र ले लिए, निकाय ले लिए, कुछ भी ले लिए A to Z। जैसे निकाय सिस्टम का क्या मतलब होता है? हमने मार्कर ले लिया तो यही हमारे लिए सिस्टम हो गया, हमने परमाणु ले लिया तो वही सिस्टम हो गया, हमने ये बोट को ले लिया तो वही निकाय हो गया। तो किसी भी निकाय या किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, जो इसकी होती है कुल ऊर्जा या जो होती है कुल ऊष्मा,
अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि जो इसकी कुल ऊर्जा इसकी होगी, टोटल कुल ऊर्जा या कुल उष्मा, उसी को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी। और एंथैल्पी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं H से, एंथैल्पी को प्रदर्शित करते हैं H से। अब देखिए यहाँ पर अब एंथैल्पी के बारे में हम और डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये एक निकाय है, कुछ भी इसमें हो सकता है, और उसकी एंथैल्पी जो है वो क्या है, हम मान लेते हैं क्या है, H1 है। यस से प्रदर्शित करते हैं तो हमने मान लिया क्या है, H1 है। अब देखिए एंथैल्पी में परिवर्तन किस प्रकार होता है उसको हम लोग यहाँ पर दर्शाना सीखेंगे, वही आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसकी एंथैल्पी हम लोग मान लेते हैं कि H1 है, कुछ ऊर्जा रही होगी, इसकी जो संपूर्ण ऊर्जा है वो मान लेते हैं H1 है। अब हमने क्या किया, इसको कुछ ऊर्जा दे दिया, इसको हमने कुछ ऊर्जा दे दिया। मान लीजिए हमने इसको ऊर्जा जो दिया है, कुछ बाहर से एनर्जी दे दिया, मान लीजिए हमने इसको E ऊर्जा दे दिया, या हम लोग इसको IE ही मान लेते हैं कि हमने इसको IE ऊर्जा क्या किया, दे दिया। तो अब जब इसको आप ऊर्जा देंगे तो अब इसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हमने माना कि इसकी कुल ऊर्जा बढ़ के क्या हो गई, H1 से क्या हो गई, H2 हो गई। तो जाहिर सी बात है जो H2 होगा वो H1 प्लस क्या होगा, I होगा। पहले इतनी ऊर्जा थी, इतनी और ऊर्जा दे दिए तो अब टोटल ऊर्जा इतनी हो गई। ये देखिए एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि यहाँ पर एक तंत्र है और इसकी ऊर्जा थी जो है H1, और आपने इसमें से कुछ ऊर्जा जो है बाहर निकालिया, कुछ ऊर्जा इसमें से बाहर निकाले। मान लीजिए आपने यहाँ से IE ऊर्जा क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, IE ऊर्जा बाहर निकाल लिया, ठीक है, इतना ऊर्जा बाहर निकाल लिया, या केवल हमने E ही बाहर निकाल लिया, यानी एनर्जी कुछ इसमें बाहर निकाल दिया। तो ऐसे समय में अब क्या होगा कि इसका एंथैल्पी परिवर्तित हो जाएगा। इसका एंथैल्पी पहले H1 था, अब जब ऊर्जा निकल गया तो कुछ दूसरा हो जाएगा। हमने मान लिया क्या हो गया, H2 हो गया, और H2 जो होगा वो H1 माइनस क्या हो जाएगा, E। पहले इतना था, अब निकल गया तो H2 H1 माइनस क्या हो गया, E। ये आपने देखिए, ये आपका दो कंडीशन बनती है। अब देखिए यहाँ पर ये जरूरी है हम लोगों को जानना कि यहाँ पर ऊर्जा में टोटल परिवर्तन हुआ कितना है। टोटल जो एंथैल्पी थी पहले कुछ थी, बाद में कुछ और हो गई ऊर्जा दे लेने पर। तो यहाँ एंथैल्पी में परिवर्तन क्या हुआ है, ठीक है। एंथैल्पी परिवर्तन ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, एंथैल्पी परिवर्तन। आपको ये पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बाद में आप बहुत अच्छे से इसको सीख जाएंगे एंथैल्पी को। तो देखिए एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। पहले कुछ ऊर्जा थी, इसकी कुल ऊर्जा थी, बाद में परिवर्तन आपने कुछ उसको ऊर्जा दिया, निकाल के उसकी ऊर्जा को बदल दिया, तो वो आपने जो उसमें एंथैल्पी कुल ऊर्जा में जो परिवर्तन किया हो उसी को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी परिवर्तन। और इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, डेल्टा F से। और डेल्टा H जो होता है वो बाद की कुल ऊर्जा यानी कि H2 माइनस पहले की कुल ऊर्जा के बराबर होता है। अगर आपको एंथैल्पी में परिवर्तन निकालना तो आप क्या करेंगे, जो बाद की ऊर्जा है, जो बाद में एंथैल्पी हो गई, उसमें से पहले वाला एंथैल्पी घटा दीजिए तो हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन। तो वही चीज अगर यहाँ देखें तो अगर हम इस कंडीशन में देखें H2 माइनस अगर H1 करें तो ये आपका हो जाएगा जो है ये प्लस I और क्या हो जाएगा E, ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा किसके, डेल्टा H के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं H2 माइनस क्या कर सकते हैं H1 उस साइड ले लिए तो ये जो हुआ ये क्या हो गया, माइनस ही इधर बच गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा H के बराबर। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर देखा आपने कि जब हम इसको ऊर्जा दे रहे हैं, इसको जब हम H1 था, जब इसको ऊर्जा दे रहे हैं तो ऐसे समय में जो एंथैल्पी परिवर्तन है डेल्टा H का मान वो किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। और आपने यहां पर देखा कि जब हम यहां से एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं, जब एनर्जी को ये H1 था, जब एनर्जी इसमें से माइनस कर रहे हैं तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि डेल्टा H का मान जो है क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि ये है एंथैल्पी में परिवर्तन। और जब हम किसी को ऊर्जा देते हैं तो ऐसे समय में एंथैल्पी परिवर्तन प्लस में आता है, और जब निकालते हैं तो उसे कहते हैं एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है माइनस में आता है। अब देखिए कोई भी हम प्रक्रम करा रहे हैं, कोई भी प्रक्रम करा रहे हैं तो उस प्रक्रम को कराने में एंथैल्पी में जितना परिवर्तन होता है वो उस प्रक्रम की एंथैल्पी कहलाती है, वो उस प्रक्रम की क्या कहलाएगी, एंथैल्पी कहलाएगी। एकदम इजीली समझिएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसकी कुछ एनर्जी थी, हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको कुछ एनर्जी दिया, तो इस पूरे परमाणु की एंथैल्पी में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और इस एंथैल्पी में परिवर्तन के कारण इस परमाणु का क्या हो गया, आयनन हो गया।
आयनन, यानी ये परमाणु से किसमें बदल गया, आयन में बदल गया। ठीक है, देखिए परमाणु है किसमें बदल गया, आयन में बदल गया। तो इस परमाणु से आयन में बदलने के लिए इसके एंथैल्पी में हम कुछ क्या करते हैं, परिवर्तन, और यही जो इसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग कहते हैं आयनन एंथैल्पी। ठीक है, आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या हो गया, आयनन की प्रक्रिया में जो एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ है उसे ही हम लोग कहते हैं आयनन एंथैल्पी। अगर इसकी एक्यूरेट परिभाषा देनी है तो हम लोग सिंपली क्या कहेंगे, हम लोग सिंपली कहेंगे कि किसी एक तत्व के विलग गैसीय परमाणु के वाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे उस तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। एकदम सिंपल सी परिभाषा है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि अभी हमने ए लिया, ठीक है, ए से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और हमने एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकाला तो ऐसे समय में जो यहां पर जो है कि एनर्जी में यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन होती है उसी को हम लोग कहते हैं आयनन एंथैल्पी। और आयनन एंथैल्पी को हम लोग प्रदर्शित जो करते हैं वो प्रदर्शित करते हैं हम लोग डेल्टा आई एच से। ठीक है, डेल्टा आई एच से, यानी कि ये जो एंथैल्पी में परिवर्तन है ये किसकी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो ये आयनाइजेशन की जो है, आयनाइजेशन मतलब आयनन जो है, आयनन की एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ है तो इसके प्रदर्शित हम लोग इसी तरह करते हैं डेल्टा जो है आई एच से। ठीक है, एंथैल्पी में परिवर्तन आयनाइजेशन के कारण हुआ है तो इसे कहेंगे आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये करते हैं और ये बराबर किसके होगा, ये देखिए बराबर होगा आपके ये आयनाइजेशन एनर्जी के, वो भी प्लस मान में। प्लस क्यों होगा, क्योंकि हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। अगर निकालते तो किसमें होता, माइनस में। ये आपको याद रखना। तो ये हो गया आयनन एंथैल्पी। ठीक है, समझ गए आप बहुत अच्छे से कि आयनन एंथैल्पी क्या होता है। जो हमने जो है कि यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ है आयनन की प्रक्रिया में एंथैल्पी में, वही कहलाएगा आयनन की एंथैल्पी। अब देखिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं और यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ते हैं। एक बहुत जरूरी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, इसी परमाणु से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रथम आयनन एंथैल्पी और प्रदर्शित करते हैं डेल्टा आई H1 से। या पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो इसको हम लोग ऊर्जा देते हैं वो कहलाता है प्रथम आयनन ऊर्जा। वही अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी इसमें से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं द्वितीय आयनन एंथैल्पी। या दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो इसको हम लोग ऊर्जा देते हैं उसको हम लोग कहते हैं द्वितीय आयनन ऊर्जा। वही अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं तृतीय आयनन एंथैल्पी। तृतीय आयनन एंथैल्पी, इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा आई H3 से। या तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो इसको ऊर्जा देनी पड़ती है वो कहलाता है तृतीय आयनन ऊर्जा, प्रदर्शित करते हैं IE3 से। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो क्या है, वो ये है कि हर एक कंडीशन में जो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान होता है, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान जो होता है इससे ज्यादा मान होता है द्वितीय आयनन ऊर्जा का, और इससे ज्यादा जो मान होता है वो होता है तृतीय आयनन ऊर्जा का। अगर चतुर्थ आयनन ऊर्जा होगी तो उसका भी मान इससे ज्यादा होगा। या अगर हम लोग देखें तो वही हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रथम आयनन एंथैल्पी से ज्यादा होता है जो है द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान, और इससे ज्यादा होता है तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान। अब ये पूछा जा सकता है कि ये ऐसा क्यों होता है कि प्रथम आयनन ऊर्जा से ज्यादा होता है द्वितीय आयनन ऊर्जा और उससे ज्यादा होता है तृतीय आयनन ऊर्जा का मान। तो इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग कोई परमाणु लेते हैं और उस परमाणु से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, जब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो ऐसे समय में यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, ज्यादा। अब जब इलेक्ट्रॉन ये निकल गया और जो है एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो अब प्रोटॉन का आवेश जो है बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है उस पर ज्यादा लगने लगता है।
उसको वो ज्यादा मजबूती से अपनी ओर क्या होना है, खींचने लगता है। अब जाहिर सी बात है, जब उसको ज्यादा मजबूती से प्रोटॉन खींचेगा तो अब अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊर्जा भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। इस कारण जो है कि प्रथम पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा लगती है, इसके बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगती है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर और अधिक ऊर्जा प्रोटॉन लगाएगा, तो ऐसे समय में तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर और ज्यादा ऊर्जा लगती है। इस कारण ये आपका ऊर्जा लगातार बढ़ती है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं, जो है किसी की भी बात करते हैं, मान लीजिए हमने एल्युमिनियम की बात किया। एल्युमिनियम में आप जानते हैं, एल्युमिनियम में होता है 13 प्रोटॉन और 13 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब यहां से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से बाहर निकाल देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालने पर जो इसको ऊर्जा देंगे वो कहलाएगी प्रथम आनन ऊर्जा। और ऐसे समय आप देखेंगे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12। अब देखिए प्रोटॉन 13 हो गए, इलेक्ट्रॉन 12 हो गए, तो अब 13 इलेक्ट्रॉन का जो है इन बचे हुए 12 पर बल क्या लगने लगा, ज्यादा लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो निकालना होगा तो उसके लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और वैसे समय आपका जो वो होगा वो कहलाएगा द्वितीय आयनन ऊर्जा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब सोचिए, अब 13 लोग मिलकर 11 खींच रहे हैं, तो अब तो और ज्यादा शक्ति से खींच रहे होंगे, तो ऐसे समय अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जल्दी निकलेगा नहीं, उसके लिए क्या देनी पड़ेगी, और अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो और अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलेगा, और वैसे समय जो तीसरी बार ऊर्जा दी है वो कहलाएगी तृतीय आयनन ऊर्जा। तो इससे आप एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यों प्रथम आयनन ऊर्जा से ज्यादा होता है द्वितीय आयनन ऊर्जा और उससे ज्यादा होता है तृतीय आयनन ऊर्जा। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि आयनन ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, कि इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए पहला जो कारक होता है वो होता है परमाणु त्रिज्या, जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब देखिए परमाणु त्रिज्या किस प्रकार प्रभावित करता है, तो किसी भी परमाणु की त्रिज्या जितनी छोटी होगी उसकी आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी का मान उतना ही अधिक होगा, और परमाणु त्रिज्या बड़ी है तो आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ही क्या होगा, कम होगा। सिंपल देखिए रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये होता है नाभिक और इसके चारों ओर होते हैं कोष। देखिए परमाणु त्रिज्या छोटी होने का मतलब क्या है, कि परमाणु त्रिज्या छोटी होने का मतलब कि आखिरी कोष का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बहुत ही क्या रहेगा, पास, और जब पास रहेगा तो नाभिक उसको ज्यादा शक्ति से खींचा रहेगा, और ऐसे समय अगर आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकालना है तो ऊर्जा देना पड़ेगा ज्यादा, यानी आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगा, ज्यादा। लेकिन सोचिए कि अगर ये परमाणु त्रिज्या बहुत बड़ी है तो आखिरी कोष का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, दूर रहेगा, और जब दूर हो जाएगा तो नाभिक का आवेश उस पर कम लगेगा, यानी ये कम बल से खींचेगा, और जब इसको कम बल से खींचेगा तो इसको यहाँ से निकालना आसान होगा, थोड़ी सी ऊर्जा देंगे निकल जाएगा। तो परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी तो आयनन ऊर्जा अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, थोड़े ऊर्जा में ये निकल जाएगा, क्योंकि ये नाभिक के क्षेत्र से कहाँ चला जाएगा, दूर। और बड़ी त्रिज्या होगी तो और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और थोड़ी सी ऊर्जा देने पर। तो इस प्रकार परमाणु त्रिज्या अगर बढ़ती है तो आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा है आवरण प्रभाव। आवरण प्रभाव, देखिए आवरण प्रभाव क्या होता है, तो देखिए जब नाभिक यहाँ होता है और उसके चारों ओर कोष होते हैं, तो जैसे नाभिक है उसके चारों ओर पहला कोष है, फिर दूसरा कोष है, फिर तीसरा कोष है, तो नाभिक के आवेश को जो पहला कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आवृत करते हैं, परिरक्षित करते हैं, यानी चारों ओर से घेरे रहते हैं, तो उसके आवेश को आगे बढ़ने से रोकते हैं। यानी ये नाभिक है तो ये पहले वाले कोष के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका परिरक्षण करेंगे, उसके आवेश को आगे बढ़ने से रोकेंगे, दूसरा वाला जो होगा वो भी रोकेगा, तीसरा वाला वो भी रोकेगा। तो इस तरह जो है इसी को हम लोग कहते हैं आवरण प्रभाव, कि ये आवेश को रोकना। इस तरह जितने अधिक जो है कोष बढ़ते जाते हैं आवरण प्रभाव उतना बढ़ता जाता है। इस कारण अंतिम जब ज्यादा कोष बढ़ जाएंगे तो अंतिम कक्षा तक जो है इसका आवेश बहुत ही कम पहुंचता है। तो इस तरह अगर ज्यादा कोष बढ़ते हैं तो आवरण प्रभाव ज्यादा लगने लगता है, और जिसमें जितना ज्यादा आवरण प्रभाव लगेगा उसके अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और उसकी आयनन ऊर्जा उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आवेश यहाँ पहुंचेगा नहीं, इसको खींच नहीं पाएगा, तो इसको थोड़ी सी ऊर्जा देंगे, निकल के कहाँ चला जाएगा, बाहर। तीसरा देखिए, तीसरा है नाभिक में धनावेश। तो ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल जान रहे हैं कि नाभिक में धनावेश जितना ज्यादा बढ़ेगा,
नाभिक में धनावेश जितना ज्यादा पड़ेगा उतनी मजबूती से इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहेगा, और जब ज्यादा मजबूती से इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाएगा और उसके लिए ज्यादा ऊर्जा क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो नाभिक में धनावेश बढ़ेगा तो आनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। चौथा देखिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है अर्धपूर्ण तथा पूर्ण भरे उपकोष। देखिए आप पहले ही जानते हैं कि जो उपकोष अर्धपूर्ण भरे हो, यानी कि ऐसे उपकोष जिनके कक्षक में सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया हो, और ऐसे उपकोष जो पूर्ण भरे हो यानी जो पूर्ण रूप से भरे हो, यानी जिनके हर एक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे जो उपकोष होते हैं वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, एकदम स्थायी हो जाते हैं। आप पहले ही परमाणु संरचना वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जब ऐसे उपकोष स्थायी हो जाते हैं तो ऐसे समय में वो जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकलने नहीं देना चाहते हैं, या इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्थायी हो गए। अब जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं चाहेंगे तो आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको क्या देनी पड़ेगी, ढेर सारी ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जब आप उसको निकालने के लिए ढेर सारी ऊर्जा देंगे तो जाहिर सी बात है अब आनन ऊर्जा या आनन एंथैल्पी का मान अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जहां जहां एक कंडीशन मिलेगी वहां वहां आनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाएगा। अभी हम लोग इसको आगे चल के एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। पांचवा देखिए, पांचवा है कक्षक का प्रकार। देखिए अगर 4 प्रकार के कक्षक हैं एक ही कोष में, एक है यस है, पी है, डी है, एफ है, तो ऐसे समय में अगर आपको यस से निकालना है इलेक्ट्रॉन, पी से निकालना है, या डी से या एफ से निकालना है, तो यस से निकालने के लिए आपको सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, फिर उससे कम पी से, उससे कम डी से, और सबसे कम आपको एफ से निकालने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यानी अगर इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यस से निकालने के लिए आपको आनन ऊर्जा का मान उसमें सबसे अधिक लगने वाला है, पी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हाँ आनन ऊर्जा का मान उससे कम, और सबसे कम किससे, किसकी आनन ऊर्जा होगी, एफ से, जब एफ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा क्यों होता है, तो इसका बड़ा ही सिंपल सा रीजन है। तो इसका ये सिंपल रीजन ये है कि यस वाला जो होता है वो नाभिक के बहुत पास होता है। आपने देखा था कि नाभिक जो होता है उसके चारों ओर यस उसके अगल बगल बहुत घेरे रहता है। पी वाला थोड़ा दूर तक फैला रहता है, डी वाला और दूर, और एफ वाला तो बहुत बड़ा होता है, काफी दूर तक फैला होता है। तो वही सिंपल सी बात है कि ये नाभिक के पास होता है तो इसके इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का ज्यादा आकर्षण बल होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, तो इसके लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। तो इसमें आयनन ऊर्जा अधिक लगता है यहाँ से निकालने के लिए, यहाँ कम और यहाँ सबसे कम लगता है। ये समझ गए होंगे। तो ये हो गया सिंपल। अब हम लोग पढ़ लेते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी की आवर्तिता। आवर्तिता का मतलब कि किसी वर्ग या आवर्त में जाएंगे तो किस प्रकार इनके मान में क्रमिक परिवर्तन होने वाला है। तो यहाँ देखिए क्रमिक परिवर्तन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ग में, कि वर्ग में ये किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो किसी भी वर्ग में अगर हम लोग वर्ग में कैसे जाते हैं, ऊपर से नीचे, तो हम लोग वर्ग 1 का एग्जांपल लेते हैं। तो वर्ग 1 में ऊपर से नीचे चलेंगे तो आपको मिलेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम को हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि वो क्या है, रेडियो एक्टिव। तो हम लोग देखते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा का मान जो होता है घटता है, यानी सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी लिथियम की होगी, उससे कम सोडियम की होगी, उससे कम पोटेशियम की, उससे कम रुबिडियम की, और सबसे कम किसकी होगी, सीजियम की होगी। आपसे रीजन पूछा जाए तो रीजन इसका बड़ा ही आसान है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। और परमाणु त्रिज्या जैसे बढ़ेगी आप जानते हैं नाभिक का अंतिम कोष पर जो प्रभाव है, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन पर, वो कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा तो जाहिर सी बात है उस कमी ऊर्जा में बाहर निकल जाएगा और आनंद ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। आप पहले से जानते हैं कि इसमें 2 कोष है, इसमें 3 कोष है, 4 कोष है, 5 कोष है, 6 कोष है, 6 कोष है इसमें। तो जाहिर सी बात है कोष बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा और अंतिम इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा नाभिक से, तो आसानी से निकल जाएगा, तो आनंद ऊर्जा भी क्या होगा, घटेगा। एकदम सिंपल रीजन। अब देखते हैं आवर्त में। तो आवर्त की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं चलते हैं, जैसे हम आवर्त 2 की बात कर लेते हैं, तो लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरान होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आप जानते हैं कि इधर से इधर जाने पर जो परमाणु त्रिज्या है, वो क्या है, घटता है। ये आप इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है। क्यों घटता है वो भी रीजन जाने हैं।
तो जब इधर से इधर जो है कि परमाणु त्रिज्या जो है घटता है, तो जाहिर सी बात है अगर परमाणु त्रिज्या घटेगी तो अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा, और जब पास आएगा तो उसको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी इधर से इधर जाने पर आनंद ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यानी इससे अधिक आनंद ऊर्जा इसकी होनी चाहिए, इससे अधिक इसकी, इससे अधिक इसकी, इससे अधिक इसकी, इससे अधिक और सबसे अधिक इसकी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है और इसमें कुछ जगह पे परिवर्तन होता है। कहाँ परिवर्तन होता है, इसमें बोरान से ज्यादा होता है आनंद ऊर्जा बेरिलियम का या आनंद एंथैल्पी बेरिलियम का, और वही ऑक्सीजन से ज्यादा होता है नाइट्रोजन का। तो अब कंडीशन आ गई कि ऐसा क्यों होता है, नियमानुसार तो ऐसे पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये बीच में अपवाद कहाँ से आ गए। तो उसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, उसका रीजन है जो है वो है अर्धपूर्ण तथा पूर्ण भरे हुए उपकोष। देखिए बेरिलियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो होता है 1s2 2s2। देखेंगे तो यहाँ s में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी s में 2 इलेक्ट्रॉन है। पूर्ण रूप से क्या है, भरा हुआ है। अब पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो आप जानते हैं कि जब कोई पूर्ण रूप से भरा हुआ उपकोष वाला कोई परमाणु होगा तो उसमें पूर्ण रूप से भरे वाले उपकोष अपना इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं चाहेंगे, वो ज्यादा स्थायी हो जाते हैं। और जब ज्यादा स्थायी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागना होगा, तो अगर आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो क्या करेंगे, ज्यादा ऊर्जा देंगे, और ज्यादा ऊर्जा देंगे तो इसका आनंद ऊर्जा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस कारण इसका आनंद ऊर्जा बोरान से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। वही नाइट्रोजन के केस में देखिए 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p3 होता है, ठीक है। इन सब में बिल्कुल भरा हुआ है, वैसे इन सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमको किससे निकालना है, 3p से निकालना है, 2p से निकालना है। तो 2p में देखिए 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें p में कितने कक्षक होते हैं, p में कक्षक जो होते हैं 3 होते हैं। देखिए सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, और एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ये कैसी संरचना हो गई, अर्धपूर्ण भरित संरचना हो गई। यानी कि P में ये जो 2p है, इसमें जितने भी कक्षक है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए, अर्धपूर्ण भरित संरचना हो गई। और हमने बताया था आपको, इसके पहले ही बताया था, अभी बताया कि अर्धपूर्ण भरित कक्षक या पूर्ण भरित कक्षक हो जाते हैं ज्यादा स्थायी। अब ये बहुत ज्यादा स्थायी हो गया इसका ये वाला उपकोष, तो ये परमाणु बहुत ज्यादा स्थायी हो गया। तो अब जाहिर सी बात है कि ये जब संरचना स्थायी है तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो अब ये क्या आ जाएगा, अस्थायी। तो कोई अस्थायी होना नहीं चाहेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं चाहेगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं चाहेगा तो आपको उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस कारण इसको आवश्यकता से अधिक एनर्जी देनी पड़ती है। इस कारण इसका आनंद एंथैल्पी या आनंद ऊर्जा का मान ऑक्सीजन से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। एक खास बात का आपको ध्यान रखना है कि ये बेरिलियम का इन सबसे अधिक नहीं होता, केवल किससे होता है, बोरान से होता है। और नाइट्रोजन का इससे नहीं, केवल ऑक्सीजन से अधिक होता है। यानी अगर एकदम एक्यूरेट क्रम लिखा जाए तो हम लोग ये लिखेंगे कि लिथियम की आनंद ऊर्जा सबसे कम होती है, इससे ज्यादा होता है बोरान का, इससे ज्यादा होता है बेरिलियम का, इससे ज्यादा होता है कार्बन का, इससे ज्यादा होता है ऑक्सीजन का, इससे ज्यादा होता है नाइट्रोजन का, और इससे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का। और लास्ट में सबसे ज्यादा होगा नियान उत्कृष्ट गैसों का, ठीक है। नियान देखिए ये परमाणु त्रिज्या इसकी क्या होती है, परमाणु त्रिज्या जो होती है इससे बहुत ज्यादा होती है। फ्लोरीन से इसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, इस सब में सबसे बड़ी होती है, फिर भी इसकी आनंद ऊर्जा बहुत क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें सभी उपकोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, और इस कारण ये बहुत ज्यादा होता है स्थायी, और बहुत ज्यादा स्थायी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं चाहता है। इसी कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण इसका आनंद ऊर्जा बहुत क्या होता है, अधिक होता है। तो ये आपने आनंद ऊर्जा या आनंद एंथैल्पी को पूर्ण रूप से जान लिया। चलिए कुछ इसके फैक्ट भी जान लेते हैं, ठीक है। फैक्ट हम लोग जानते हैं, हम लोग सबसे पहला फैक्ट जानते हैं कि इस पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक आनंद ऊर्जा किसकी होगी, या सबसे अधिक आनंद एंथैल्पी किसकी होगी। तो आप जानते हैं ऊपर से नीचे आने पर घट रहा है और बाएं से दाएं आने पर बढ़ रहा है, मतलब कि इस कोने में जो सबसे ऊपर होगा उसकी आनंद एंथैल्पी क्या होगी, सबसे ज्यादा, और उस कोने में है कौन, हीलियम। तो जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों में सबसे अधिक आनंद एंथैल्पी किसकी होगी, हीलियम का। बिल्कुल याद रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए दूसरा फैक्ट जानते हैं कि अगर सबसे ज्यादा है तो सबसे कम आनंद एंथैल्पी किसकी होगी। तो देखिए आप जान रहे हैं कि इधर से जाने बढ़ रहा है और ऊपर से नीचे जाने पर घट रहा है, तो इस कोने जो होगा उसकी आनंद एंथैल्पी सबसे कम होगी, और इस कोने सबसे कौन होता है, सीजियम। इसके नीचे फ्रांसियम भी होता है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव होता है तो उससे हम नहीं लेते हैं, हम लोग सीजियम के लेते हैं। तो सीजियम की आनंद एंथैल्पी जो होती है वो होती है सबसे कम, याद रखिएगा। अगर किसी आवर्त की बात की जाए, किसी आवर्त में पूछा जाए, 7 आवर्त है, आवर्तों में पूछा जाए कि किसकी आनंद एंथैल्पी कम होती है किसकी ज्यादा, तो ये आपको बता दें कि जो क्षार धातु जो सबसे किनारे होते हैं
उनकी आयनन एंथैल्पी होती है हर एक आवर्त में सबसे कम। और इधर जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं, उत्कृष्ट गैसें देखिए ये सब क्षार धातु हैं, तो किसी भी आवर्त में इनकी आयनन एंथैल्पी होती है सबसे कम। और इधर जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं यानी कि हीलियम होता है, नियान होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जीनान होता है और रेडान होता है, इनकी आयनन एंथैल्पी होती है सबसे ज्यादा किसी आवर्त। जैसे आवर्त 2 में पूछा जाएगा तो लिथियम की सबसे कम होगी और आर्गन की क्या होगी, लिथियम की सबसे कम होगी और नियान की क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अगर 3 में पूछा गया तो आवर्त 3 में सोडियम की सबसे कम होगी और आर्गन की क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। 4 में पूछा गया तो पोटेशियम की सबसे कम होगी और इसके बाद जो इसमें आएगा क्रिप्टन, उसकी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये सारी चीजों को आपने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर आप सब कुछ देख चुके हैं, फैक्ट देख लिया आपने, यहाँ पर आवर्तिता भी देख लिया कि वर्ग में किस प्रकार ये परिवर्तित होता है, आवर्त में किस प्रकार क्रमिक परिवर्तन होता है, अपवाद भी आपने देख लिया, उसका रीजन भी पढ़ लिया और सब कुछ आपने जान लिया। तो देखिए जो है आज के लिए वीडियो इतना ही बस करते हैं जो है, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है तो उसका भी साउंड बहुत तेज आ रहा है। हमने सोचा था कि इसी के साथ आपको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता भी पढ़ाते, लेकिन अब उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि बारिश काफी तेज हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में लेकर नया टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।